पहलवानों के समर्थन में शामिल हुए किसान धरना स्थल पर डटे हुए हैं। खबर यह कि किसानों ने पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ दिए। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन पहलवानों का हो रहा है और उसमें अब किसानों का साथ पहलवानों को मिल गया। आप तस्वीरें देखिए जंतर मंतर पर, जहां पर बैरिकेड्स लगाए गए थे पुलिस की तरफ से, उन बैरिकेड्स को किसानों ने तोड़ दिया। राकेश टिकैत यहां पर मौजूद हैं, इसके साथ साथ बीकेयू मौजूद है। पंजाब और हरियाणा के जो बड़े किसान यूनियन है वो पहुंचे हुए हैं और लगातार 2 दिन से इनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। खाप पंचायतों की भी एंट्री हो गई है। खाप पंचायतों के साथ किसान संगठनों का भी साथ अब पहलवानों को मिल रहा है। पहलवान पिछले 15 दिन से लगातार ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अब किसान जो धरना स्थल पर पहुंचे उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ दिए। तस्वीरें आपके सामने, हालांकि पुलिस वहां पे मौजूद है लेकिन बावजूद इसके बैरिकेड्स को तोड़ते हुए नजर आए हैं किसान। अल्टीमेटम 15 दिन का दिया हुआ है और साफ तौर पर कहना कि 15 दिन के अंदर पुलिस ब्रजभूषण की गिरफ्तारी करे। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। आप सबको स्मरण होगा गुजरात के चुनाव से पहले जब वो अंबाजी में हुए बने कॉरिडोर के लोकार्पण के अवसर पर अंबाजी जाना उनका कार्यक्रम था और उस दिन क्योंकि उनका वापसी का हेलीकॉप्टर से उड़ान का स्थान आबू रोड में था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने भी उनके स्वागत के लिए एक विशाल कार्यक्रम निश्चित किया था। लेकिन समय से कुछ विलंब हो जाने के चलते रात को 10 बजे बाद जब वो वहां पहुंचे तो नियम और मर्यादाओं का पालन करते हुए उन्होंने कहा कि मैं नियमों से बंधा हूं और 10 बजे बाद माइक का उपयोग नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने आप सबको स्मरण होगा दंडवत प्रणाम करके और सबसे आबू रोड और सिरोही की जनता से माफी मांगी थी कि मैं शीघ्र ही आज की इस कमी की पूर्ति के लिए आप सब लोगों के बीच में आऊंगा। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी राजस्थान के कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हैं कि 10 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रवास हमें मिला है। उसके साथ साथ में नाथद्वारा में दर्शन और उस क्षेत्र में हुई अनेक सरकारी योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम भी रहेगा। जिस तरह का उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में माननीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रवास को लेकर है, आबू रोड में होने वाले उस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में उपस्थित होकर के लोग अपने प्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन को प्राप्त करने वाले हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, सबसे खास बात ये कि फिर से गृह मंत्री को कटघरे में खड़ा किया, आपको तो नियमित तौर पर करते। देखिए, कल जो उन्होंने बयान दिया था मुझे लगता है माननीय अरुण जी ने उसके ऊपर विस्तार से आप सबके सामने विषय रखा होगा। ये पहली मर्तबा नहीं था जब उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन कल उन्होंने इससे आगे बढ़कर के खुलासा करते हुए कहा कि जिन विधायकों ने पैसा लिया है वो विधायक पैसा वापस लौटा दें और आगे बढ़कर के बहुत सहजता दिखाते हुए उन्होंने कहा कि किसी से कुछ थोड़ा बहुत खर्च भी हो गया है तो वो भी बता दें। तो पहले उन्होंने कहा मैं दे दूंगा, फिर उन्होंने कहा कि एआईसीसी से हम आपको दिलवा देंगे। तो ये बात तो तय है कि पैसा आया है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में विद एविडेंसेस उनके पास में है। माननीय अरुण जी ने आपके सामने, ये अधिवक्ता है, इन्होंने आपके सामने विस्तार से कानूनी स्तर पर राय की कानूनी आधार पर भी आप सबको इस विषय के बारे में अवगत कराया होगा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के अनुरूप पहला तो लेने वाला दोषी है, तो आपने उनके खिलाफ में क्या कार्रवाई की। दूसरा, यदि जानते हुए भी कि किसी व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है, आपके पास में एविडेंस है, राज्य के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री दोनों होने के नाते यह आपकी नैतिक और वैधानिक दोनों जिम्मेदारी है कि आपको ऐसे संज्ञान में आए विषय के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। अगर आपने उस पर कोई कार्रवाई साशय नहीं की है, सह आशय अगर कोई कार्रवाई नहीं की है, तो इसका मतलब आप भी उसमें लिप्त हैं और जो कानून की धारा आईपीसी की 120 बी 112 में भी 120 तो अबेटमेंट एज पर द सेक्शन 12 ऑफ द
पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, करप्शन ऑफ प्रिवेंशन एक्ट और 120 बी ऑफ आईपीसी, इन दोनों के खिलाफ, उनके खिलाफ भी मुझे लगता है कि संज्ञेय अपराध बनता है। और प्रधानमंत्री जी 10 तारीख को आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कर्नाटक में वोटिंग होनी है, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए आप आ रहे हैं। इससे हास्यास्पद और कोई विषय हो सकता है क्या? तो मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि अगर उन्हें पहले से मालूम है कि विधायकों के पास पैसा है, अमित शाह ने जो दिया है, तो फिर आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए कर्नाटक का रुख करते हैं, जहां पर 10 मई को पोलिंग होनी है और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आज प्रचार का अंतिम दिन है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तमाम पार्टी के दिग्गज नेता पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आज कांग्रेस की 62 प्रियंका गांधी वाड्रा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बेंगलुरु पहुंची, विजयनगर में रोड शो किया। कहा कि आज सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। महंगाई बढ़ रही है तो सरकार का कर्तव्य है कि जहां जहां सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है वहां महंगाई का ज्यादा बोझ उठा रहा है, उसके लिए उन्हें राहत दी जाए, यानी कि आम जनता को राहत दी जाए। तो तमाम पार्टियों ने आज पूरी ताकत झोंक दी है। आज शाम प्रचार बंद होने वाला है। कर्नाटक से जुड़ी हर बड़ी खबर अपने दर्शकों को पहुंचा ही रहे हैं। बहरहाल खबरों में रुक करते हुए अब बात शाइस्ता की करते हैं। देखिए, उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता इस वक्त फरार चल रही है और शाइस्ता की तलाश लगातार यूपीएसटीएफ कर रही है। उससे जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि अतीक की हत्या के बाद वो प्रयागराज आई थी और अतीक का आखिरी बार चेहरा देखना चाहती थी। अतीक के मर्डर के बाद प्रयागराज आई थी शाइस्ता। आखिरी बार देखना चाहती थी पति का चेहरा। पुलिस की सख्ती से शाइस्ता का प्लान हुआ फेल। माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की खबर मिलने के बाद शाइस्ता परवीन प्रयागराज आई थी। वो अतीक की हत्या के बाद आखिरी बार उसका दीदार करना चाहती थी। उसे कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किए जाने से पहले आखिरी बार उसका चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन पुलिस के सख्त पहरे की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता के साथ शूटर साबिर भी था और दोनों कसारी मसारी के उस कब्रिस्तान तक पहुंचना चाहते थे जहां अतीक और अशरफ को दफनाया गया। इसके लिए शाइस्ता 16 अप्रैल को ही प्रयागराज आ गई थी और खुलदाबाद इलाके में किसी करीबी के घर पर रुकी थी और बुरके में कब्रिस्तान पहुंची महिलाओं की आड़ में अतीक के शव के करीब तक पहुंचने की उसकी प्लानिंग थी और इसके लिए शाइस्ता प्रयागराज में ही रुकी हुई थी। लेकिन पुलिस को इसकी भनक भी नहीं हुई और सभी को यही लगता रहा कि शाइस्ता प्रयागराज नहीं पहुंची। पुश्तैनी कब्रिस्तान है और यहीं पर शाइस्ता आना चाहती थी, लेकिन जिस तरह के सुरक्षा इंतजाम थे उसको देखते हुए लास्ट मोमेंट में शाइस्ता को अपना प्लान बदलना पड़ा और शाइस्ता यहां पर नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन पुलिस को भी आशंका थी कि शाइस्ता आ सकती थी, इसलिए महिला पुलिस कर्मियों को बुरके में भी तैनात किया गया था और भारी पुलिस फोर्स के साथ ही जनाजे में आने जाने वाले हर शख्स की आईडी भी चेक की जा रही थी, जिसकी वजह से शाइस्ता का प्लान फेल हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 17 अप्रैल को साबिर के साथ शाइस्ता प्रयागराज से फरार हो गई। शाइस्ता से जुड़ी ये सारी जानकारी एनकाउंटर में मारे गए अतीक के बेटे असद के दोस्त आतिन जफर को हिरासत में लेकर की गई पूछताछ से सामने आई। 16 अप्रैल को शाइस्ता आतिन के पिता जफरुल्लाह के घर पर रुकी थी। पुलिस के सूत्रों का दावा है कि उमेश पाल के शूट आउट वाले दिन आतिन जफर ने ही असद का मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड इस्तेमाल किया था, जिससे पुलिस को गुमराह किया जा सके। फिलहाल पुलिस आतिन से पूछताछ के बाद सामने आए तथ्यों की जांच में जुट गई है ताकि पूरे मामले का सच सबके सामने लाया जा सके। और अब रुक करेंगे नक्सल प्रभावित सुकमा का, जहां पर
दंतेशपुर इलाके में डीआरजी जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी नक्सली गोलापल्ली एसओएस कमांडर मड़कम एरा और साथ ही 3 लाख की इनामी एरा की पत्नी पोड़ियाम भीमे के मारे जाने की खबर है। सुरक्षा बलों को ऑटोमेटिक हथियार समेत भारी मात्रा में आईईडी भी बरामद हुई है। सुरक्षा बलों को लीड मिली थी कि ये नक्सली अरनपुर जैसे हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, सुरक्षा बलों ने उनके नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। कितनी बड़ी कामयाबी है, इसे किस तरह से देखा जाए नक्सली विरोधी अभियान की दिशा में, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश चांडक। और टिल्लू हत्याकांड से जुड़े सीसीटीवी फुटेज देखिए लगातार सामने आ रहे हैं और जो अब कई राज भी खोल रहे हैं, कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तिहाड़ जेल में उस सुबह क्या हुआ? टिल्लू हत्याकांड की साजिश कैसे रची गई? पंखे को किसने हथियार बनाया? उन 48 घंटे के हर प्लान को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक बार फिर जमीन पर उतारा। कल फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम तिहाड़ जेल गई थी और उसके बाद उन्होंने क्राइम स्पॉट से ब्लड सैंपल के नमूने इकट्ठा किए थे। अब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने सभी वार्डों का बारी बारी से मुआयना किया। हाई सिक्योरिटी सेल के सीसीटीवी कैमरों का टाइम देखा गया। टिल्लू हत्याकांड से जुड़े जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं वो विचलित करने वाले हैं। तस्वीरें डरा देने वाली हैं। इन तस्वीरों ने तिहाड़ जेल प्रशासन को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में क्राइम सीन रिक्रिएट करने के दौरान उन 10 सवालों के जवाब तलाशे गए जो लगातार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के जहन में घूम रहे हैं। सवाल नंबर 1, वारदात से पहले कितने सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी जेल नंबर 8 और 9 में लगाई गई थी? सवाल नंबर 2, कितने सुरक्षा कर्मी उस दिन अपनी ड्यूटी में तैनात थे? सवाल नंबर 3, हमले के वक्त कितने अंडर ट्रायल कैदी टिल्लू ताजपुरिया की बैरक के पास मौजूद थे? सवाल नंबर 4, टिल्लू ताजपुरिया की सेल का दरवाजा कितने बजे सुरक्षा कर्मी ने खोला? सवाल नंबर 5, वारदात के वक्त गैंगस्टर मंजीत महाल, सोनू दरियापुर, मनोज खरखरी, प्रदीप सोलंकी क्या कर रहे थे? सभी के बयान अलग अलग दर्ज होंगे। सवाल नंबर 6, हत्याकांड का प्लान किस बैरक में तैयार किया गया? सवाल नंबर 7, पंखों को हथियार बनाने का आइडिया कहां से आया? इसमें कौन कौन शामिल था? सवाल नंबर 8, क्या हमले के लिए हथियार बनाने में दूसरे कैदियों ने भी मदद की? सवाल नंबर 9, हमले की प्लानिंग कब से बन रही है? इससे पहले कितनी बार हमले की प्लानिंग बनी? और सबसे जरूरी और बड़ा सवाल ये कि सवाल नंबर 10, सभी हमलावर जेल नंबर 8 और 9 की अलग अलग सेल में बंद थे, तो फिर अचानक एक साथ कैसे आए? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीते कल जेल के अंदर जाके पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट किया। इसके अलावा फोरेंसिक टीम के साथ उस पूरे मौका वारदात की जांच कराई। बहुत जल्द तमाम हमलावरों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अपनी कस्टडी में लेगी और इस हत्याकांड के तमाम राज से पर्दा उठाया जाएगा। आखिर जेल के अंदर कौन वो लोग थे जिन्होंने हमलावरों को फोन किया? जेल के अंदर हमलावर अगर फोन का इस्तेमाल कर रहे थे तो वो किसके आदेश पर इस हत्याकांड की प्लानिंग रच रहे थे? इन तमाम चीजों पर अब स्पेशल सेल की जांच लगातार जारी है। टीम ने फर्स्ट फ्लोर के वार्ड की उस ग्रिल का मुआयना किया जहां से टिल्लू पर हमला करने के लिए हमलावर उतरे थे। इतना ही नहीं, फर्स्ट फ्लोर से टिल्लू तक आने में कितना वक्त लगा और लौटकर आरोपी कितनी देर में अपनी सेल में पहुंचे, ये सीन भी रिक्रिएट हुआ। टिल्लू हत्याकांड में जो सबसे बड़ा सबूत है वो है सीसीटीवी फुटेज, जो तिहाड़ जेल के 2 अलग अलग जगहों से सामने आए हैं। पुलिस के पास हत्या का यही सबसे बड़ा सबूत है। ऐसे ही करीब 200 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा। जेल की पहली मंजिल से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक लगे कैमरों की जांच की जाएगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और इस बीच अमित शाह ने एक बार फिर सोनिया गांधी पर हमला बोला है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सोनिया गांधी जी ने एक कार्यक्रम किया और एक बड़ी रैली करी और उसमें कर्नाटक की सॉवरेनिटी का जिक्र किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री जी की भी प्रतिक्रिया आई है। क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर आप? देखिए, मैं नहीं समझ सकता एक चुना हुआ संसद सदस्य भारत की सार्वभौमिकता को किस प्रकार से चैलेंज कर सकता है। ये बिल्कुल जो उन्होंने भाषण दिया है वो संविधान की भावनाओं के खिलाफ है, भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। क्योंकि सॉवरेनिटी का जिक्र करके वो अपने तरीके से शायद कन्नडिगा का प्राइड की बात सोच रही हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये विषय आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा जब लोग वोट डालने जाएंगे? उसको चुनाव के मुद्दों से ऊपर देखता हूँ जी। इस प्रकार के प्रयास की सार्वजनिक निंदा होनी चाहिए, हर दल ने इसकी निंदा करनी चाहिए और संसद ने भी इसकी निंदा करनी। देखिए, मुद्दा जो है चुनाव आयोग भी पहुंच चुका है। बकायदा चुनाव आयोग से शिकायत करने के लिए बीजेपी पहुंचे और संभवतः जो वर्ड सोनिया गांधी की तरफ से इस्तेमाल किया गया था उसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं अमित शाह ने बजरंग दल पर बैन की घोषणा को लेकर भी कांग्रेस पर हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हनुमान जी को अपमानित करने का काम किया है। बजरंग बली यानी बजरंग दल का जो विषय है वो सिर्फ अब कर्नाटक तक सीमित नहीं है, वो उत्तर प्रदेश भी चला गया है, वो उत्तराखंड भी चला गया है, वो मध्य प्रदेश राजस्थान भी चला गया है, छत्तीसगढ़ भी चला गया है। एक पैन इंडिया इस पर रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। आपकी रोड शोज में भी हमने देखा, वहां पे मैं भी बजरंगी के युवा जो है वो पोस्टर लेके घूम रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि देश का विषय बन रहा है? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र में हनुमान जी के नाम को अपमानित करने का प्रयास किया है, बहुत स्वाभाविक रिएक्शन इस देश के युवा और इस देश की जनता का आएगा ही आएगा। हनुमान जी के प्रति देश के कोने कोने में अटूट श्रद्धा पड़ी हुई जी। ऐसे गुणों का व्यक्तित्व 10,000 साल के इतिहास में ढूंढ पाना ही संभव नहीं है और उसके लिए इस प्रकार का अपमानित करने वाला घोषणा पत्र में जिक्र मैं नहीं समझ पाता कि कांग्रेस ने क्यों किया है। अब जनता का जो रिएक्शन है बड़ा स्वाभाविक रिएक्शन। पीएफआई और बजरंग दल को इक्वेट करना, देखिए, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि पीएफआई पर बैन हमने सोच समझ कर रखा है। पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाई गई और आतंकवाद के प्रथम चरण तक उनके पहुंचने के सारे पर्याप्त सबूत सरकार के पास है, तब जाकर हमने इस पर बैन लगाया है। अब तुष्टीकरण करने के लिए कि पीएफआई पर बैन लगाया है तो बैलेंस करने के लिए भी कर दो, मैं नहीं मानता ये ठीक राजनीति। तो बजरंग बली और बजरंग दल पर लगातार कर्नाटक चुनाव में सियासत गर्म है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए जयपुर का रुख करते हैं। बड़ी खबर, दरअसल मुख्यमंत्री ने जिस तरह से 2020 के सियासी संकट को लेकर बड़ा दावा किया था, उसी बयान पर अब अरुण चतुर्वेदी का पलटवार आया है। उनका कहना है कि सीएम सत्ता बचाने के लिए जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सीएम भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं। बयान की लीगल रूप से समीक्षा की जा रही है। देश के मुख्यमंत्री जी लगातार जो काम खुद को करना है उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं। परसों वक्तव्य देते समय उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायकों को पैसे दिए गए। पहली बात तो देश के गृह मंत्री के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया। आरोप लगाना था तो खुद मुख्यमंत्री भी है और गृह मंत्री भी है। आज मैं केवल आज एक्ट लेके आया हूं जिसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 इसके सेक्शन 7A और 8 और साथ में सेक्शन 12, इन 3 को पढ़ते हैं तो जिसको जो रिश्वत दी जा रही है, जो दे रहा है वो भी दोषी है, जो जिसको दी गई वो भी दोषी है। और मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आप मुख्यमंत्री और आपके जानकारी है और जानकारी होने के बाद भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे, इसका अपशमन कर रहे हो, इसका अबेटमेंट कर रहे हो,
इसलिए 120 के बी के नाते से आप भी उसमें कटघरे में खड़े होकर आते हो दुश्मनी हो। इसलिए अच्छा हो वक्तव्य देने की जगह और दोषारोपण करने के स्थान पर आपके पास सारे तथ्य हैं, आपके विधायक आपके पास हैं। ये चरित्र बार बार देखने में आता है। एक तरफ तो आप एक ही फोन टेपिंग के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डालते हो और उसी फोन टेपिंग में आपके जो दूसरे लोगों के फोन टेप लेते हो, एक के साथ बैठ करके चाय नाश्ता मुख्यमंत्री आवास में करते हो और दूसरे को मंत्री बनाते हो, उसकी शपथ ग्रहण कराने का काम करते हो। ये 2 चरित्र नहीं चलेंगे। आप चाहते हो कि अपने आप सेलेक्टिव रूप से किसके साथ। तो देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री के ताजा बयान ने राजस्थान की सियासत में भूचाल ला दिया। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए बात मौसम की करते हैं। उत्तर भारत में सोमवार को ताजा बर्फबारी देखने को मिली है। आपको 3 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और ये जो देखिए पहली तस्वीर है वो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से है, दूसरी तस्वीर आप कुलगाम की देख रहे हैं और तीसरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से है, जहां पर ताजा बर्फबारी हुई और बर्फबारी से मौसम में ठंडक बढ़ गई है। सर यहाँ देखिए फंस चुके हैं। और इन्हीं खूबसूरत तस्वीरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हुआ है। बहलोर नगर ये गांव जहां पर फाइटर जेट क्रैश हुआ। फाइटर जेट क्रैश होने से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई है। पहले महिला ग्रामीण की मौत की जानकारी मिल रही थी, अब पुरुष ग्रामीण की भी मौत हो गई है। गांव में दरअसल मकान जो बना हुआ था खेत के अंदर, उस पर यह फाइटर जेट गिरा। सदर पुलिस के मुताबिक पायलट सेफ है। विमान ने सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी। हनुमानगढ़ में MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हुआ है। सेना का MiG-21 फाइटर जेट क्रैश। इसके साथ साथ खबर ये, इस हादसे में 2 ग्रामीणों की मौत हो गई है। विमान ने सूरतगढ़ से उड़ान भरी, ये बात कंफर्म हो चुकी है। ताजा अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं, क्योंकि सवाल यही था कि आखिरकार कहां से उड़ान भरी है। सूरतगढ़ तो बेहद ही नजदीकी वायुसेना का स्टेशन है और यहां से उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड्स, कुछ ही मिनटों बाद अगर ये विमान क्रैश हो जाता है तो कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं। तो सेना का MiG-21 फाइटर जेट क्रैश और MiG-21 फाइटर जेट, जिसको आन बान शान देश की कहा जाता है, वो हादसे का शिकार। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजू लगातार इस खबर पर हमें अपडेट दे रहे हैं। राजू देखिए, बात अब निकल कर आ गई है। हम लगातार यही चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार कहां से उड़ान भरी है फाइटर जेट ने। सूरतगढ़ तो बेहद नजदीक है, ऐसे में कई सवाल कि कुछ ही मिनटों बाद ये फाइटर जेट कैसे क्रैश हो जाता है। तो वायुसेना स्टेशन है, तो ये घटना स्थल है। बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हुआ है। बहलोर नगर ये गांव जहां पर फाइटर जेट क्रैश हुआ। फाइटर जेट क्रैश होने से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई है। पहले महिला ग्रामीण की मौत की जानकारी मिल रही थी, अब पुरुष ग्रामीण की भी मौत हो गई है। गांव में दरअसल मकान जो बना हुआ था खेत के अंदर, उस पर यह फाइटर जेट गिरा। सदर पुलिस के मुताबिक पायलट सेफ है। विमान ने सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी। हनुमानगढ़ में MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हुआ है। सेना का MiG-21 फाइटर जेट क्रैश। इसके साथ साथ खबर ये, इस हादसे में 2 ग्रामीणों की मौत हो गई है। विमान ने सूरतगढ़ से उड़ान भरी, ये बात कंफर्म हो चुकी है। ताजा अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं, क्योंकि सवाल यही था कि आखिरकार कहां से उड़ान भरी है। सूरतगढ़ तो बेहद ही नजदीकी वायुसेना का स्टेशन है और यहां से उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड्स, कुछ ही मिनटों बाद अगर ये विमान क्रैश हो जाता है तो कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं। तो सेना का MiG-21 फाइटर जेट क्रैश और MiG-21 फाइटर जेट,
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन, सभी दलों की जोर आजमाइश जारी। बीजेपी, कांग्रेस समेत कई दलों की रैली और रोड शो।